नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। टेंट उखाड़ दिए, बुलडोजर चला दिया। जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने न किया वो केजरीवाल ने बड़ी बेदर्दी से कैसे निपटाया, आज आपको दिखाऊंगा। पहले किसान आंदोलन में वाईफाई लगवाने वाले केजरीवाल ने रातों रात ऑपरेशन शंभू बॉर्डर किया क्यों, इसकी असल कहानी आज आपको दिखाऊंगा। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाए, अब खुद केजरीवाल बुलडोजर चलवाने पर क्यों आए। मोदी योगी के खिलाफ छाती पीटने वाला राकेश टिकैत एंड इकोसिस्टम, आज किसानों के टेंट उखड़ गए। कहां सन्नाटे में है ये लोग, आज इसकी भी बात होगी। केजरीवाल का पंजाब में वो एक्शन जो भगवंत मान की सरकार गिरने की स्क्रिप्ट बन जाएगा क्या, आज इस पर भी बात होगी। इसके अलावा औरंगजेब प्रेमियों पर योगी और फडणवीस का डबल अटैक, नागपुर से लेकर यूपी तक क्या बवाल मच गया है दिखाऊंगा। किसने योगी सरकार को दिया चैलेंज कि अगर रोका तो जंग छिड़ जाएगी। नागपुर में दंगाइयों के राज खुलने लगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या कनेक्शन निकला, इसका भी चैप्टर है। इसके अलावा उस मर्डर केस की बात जिसकी चर्चा देश भर में है। बॉयफ्रेंड से पति के 15 टुकड़े करवाने वाली पत्नी का तंत्र मंत्र वाला क्या एंगल निकल कर आ रहा है। मर्डर, ब्लैक मैजिक और मिस्ट्री के बीच फंसे कातिल बॉयफ्रेंड और पत्नी को किसने कोर्ट में पीट दिया, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में आज जमकर नोकझोंक हुई। राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो नीतीश कुमार उन पर बरस पड़े। सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि जब इनके पति की सरकार थी तो क्या होता था। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग प्रचार के भूखे लोग हैं, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। बिहार के नवगछिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजों के बीच गोलियां चल गई। पुलिस के मुताबिक पानी को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों विश्वजीत और जयजीत के बीच गोलीबारी हो गई। इस घटना में गोली लगने से विश्वजीत की मौत हो गई, जबकि जयजीत और मां हिना देवी घायल हैं। दोनों को भागलपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने दो अलग अलग मुठभेड़ में 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा के जंगलों में हुई मुठभेड़ के दौरान 18 नक्सली मारे गए, जबकि कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। नक्सलियों के खिलाफ हुए एक्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में। दिशा के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और नए सिरे से जांच की मांग की है। दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। दिशा सालियान की मौत जून 2020 में 14वीं मंजिल से गिरने से हुई। एलन मस्क के एक्स एआई का चैटबॉट ग्रोक सवालों के घेरे में। आपत्तिजनक भाषा और हिंदी में गाली गलौज के इस्तेमाल के बाद आईटी मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। एक्स पर एक यूजर ने 10 बेस्ट म्यूचुअल की लिस्ट मांगी थी, जिसके बाद ग्रोक ने अभद्र भाषा में जवाब दिया। आईटी मंत्रालय यह समझने का प्रयास कर रहा है कि इस तरह की भाषा के उपयोग के पीछे कारण क्या है। दिन भर का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास, टेंट उखाड़े, बुलडोजर चलाया। जो काम पीएम मोदी किसानों के साथ नहीं कर पाए वो केजरीवाल ने बड़ी बेदर्दी से कैसे निपटाया। पहले किसान आंदोलन में वाईफाई लगवाने वाले केजरीवाल ने रातों रात ऑपरेशन शंभू बॉर्डर किया क्यों, क्या है असल कहानी इसकी। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाए, अब खुद केजरीवाल बुलडोजर चलवाने पर क्यों आए। और मोदी योगी के खिलाफ छाती पीटने वाला राकेश टिकैत एंड इकोसिस्टम आज सन्नाटे में क्यों है। और केजरीवाल का पंजाब में वो एक्शन जो भगवंत मान की सरकार गिरने की स्क्रिप्ट बन जाएगा क्या, सबसे पहले इसका चैप्टर। किसान, अग्निवीर का जवान, देश का पहलवान या फिर मुसलमान, इस देश के कुछ नेताओं और उनके सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए, यह सिर्फ और सिर्फ एक हथियार भर है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार। और पाठशाला में हम आपको यह बात फैक्ट्स के साथ सिर्फ एक बार नहीं कई बार साबित करके दिखा चुके हैं कि इन लोगों को आपसे, आपके अपनों की जिंदगी से या फिर देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं। इनका एक ही मकसद है, हटाओ यार मोदी को। और यही बात तब फिर साबित हो गई
जब पंजाब पुलिस ने साल भर से ज्यादा वक्त से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को बड़ी बेदर्दी से उठा दिया और उनके आंदोलन को कुछ ही घंटे में निपटा दिया। भाई आज हर कोई हैरान है पंजाब की भगवंत मान सरकार और केजरीवाल के इस एक्शन को देखकर कि अरे बाप रे बाप, यही लोग तो किसानों की सेवा की बात करते थे। किसान आंदोलन जब चल रहा था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, तो ये आम आदमी पार्टी वाले लोग वाईफाई लगवाते घूमते थे कि किसान को दिक्कत ना हो, वाईफाई आना चाहिए। आज अपना मूड हुआ तो किसान के टेंट पर धड़ाधड़ बुलडोजर चलवाने में इनको 2 मिनट नहीं लगा। केजरीवाल ने तो वो काम करवा दिया बॉस जो कि तानाशाह होने का आरोप झेलने वाले मोदी करवाने का सोच भी नहीं पाए। फिर भी मोदी तो गालियां ही सुनते हैं। आपको एक तस्वीर याद दिलाता हूं, ये वाली। पंजाब में रैली करने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, तब की यह तस्वीर कोई भूल नहीं सकता जब देश के प्रधानमंत्री को इसी किसान आंदोलन करने वालों ने बॉर्डर स्टेट में, पंजाब बॉर्डर स्टेट है ना भाई, पाकिस्तान से लगा हुआ, वहां एक ब्रिज पर रोक दिया था देश के प्रधानमंत्री। उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी और मोदी ने इस सब के बावजूद कुछ नहीं किया था इन किसानों के साथ। यह रौला होता था इन किसान आंदोलन करने वालों का कि भाई देश का प्रधानमंत्री अटका हुआ है बीच ब्रिज पे। यह रौला, प्रधानमंत्री अटक गए। आज 2 मिनट में पंजाब की सरकार ने सारा टेंट तोड़ दिया। जब देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो साल भर तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे थे। लाल किले तक में घुसकर हंगामा किया था इन लोगों ने। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाए गए थे, लेकिन किसानों पर मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि जो लोग किसानों का मसीहा बनते फिरते थे, खुद को किसानों का सेवादार बताते थे, छोटा भाई बताते थे, उनके राज में रात के अंधेरे में किसानों के टेंट पर बुलडोजर चल रहा है। आंदोलन कर रहे किसानों को जबरन हटा दिया गया। घसीट घसीट कर पंजाब पुलिस किसानों को उठाकर ले गई, किसानों को गिरफ्तार कर लिया। और पंजाब में किसानों पर यह एक्शन तब हुआ जब केजरीवाल खुद पंजाब में मौजूद हैं। लेकिन अब कोई इकोसिस्टम या कोई एजेंडाधारी केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना लिख रहा है, ना ही ग्राउंड पे जाके ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहां है राकेश टिकैत? लोग पूछ रहे हैं। भाई राकेश टिकैत तो बक्कल उतार देने की बातें करते थे, धमकियां देते थे। बताऊंगा आज राकेश टिकैत के मुंह से क्या निकल रहा है। कहां गए राहुल गांधी, कहां गए अखिलेश यादव? सबको सांप सूंघ गया बॉस, क्योंकि इंडी अलायंस का पार्ट है अरविंद केजरीवाल। यही लोग नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा तानाशाह बताते हैं, जबकि याद कीजिए कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून वापस ले लिए, जबकि जो विरोध था वो बेसिर पैर का था। कोई किसान की जमीन नहीं छीनी जानी थी, लेकिन किसान नहीं माने तो नरेंद्र मोदी ने कानून वापस लिया और कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई हो। पीएम मोदी ने किसानों से माफी तक मांगी, लेकिन उन पर लाठी डंडा नहीं चलवाया था, बुलडोजर नहीं चलवाया। लेकिन पंजाब में जो हुआ है वो हुआ क्यों? क्या पंजाब की सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन हो सब कुछ केजरीवाल के इशारे पर रहा है। राकेश टिकैत कहां गायब है? राकेश टिकैत योगी के प्रधानमंत्री बनने पर अब कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हैं? किसान आंदोलन को रातों रात निपटा देने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या केजरीवाल और मान को, भगवंत मान को यह भारी पड़ जाएगा और पंजाब में गिर भी सकती है क्या सरकार? आज सब बताऊंगा, लेकिन पहले किसानों पर चल रहे केजरीवाल के हंटर की एक झलक देखिए। मेरे को छोटा भाई, मैं मेरे को सेवादार मानना आप लोग। हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। हमला बोलिया, इन्होंने धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने। चोट क्या, डेथ हो गई उसकी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही है केजरीवाल का पंजाब मॉडल, जहां किसान आंदोलन पर, किसानों के टेंट पर, सब पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। किसानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह सब कैसे हुआ, पहले उसको देखिए, फिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बताता हूं। पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर, जिसे शंभू बॉर्डर कहते हैं, यहीं पर पिछले 1 साल से किसान अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कल रात किसानों पर पंजाब सरकार की तरफ से बुलडोजर एक्शन हो गया।
कल रात 8 बजे के करीब किसानों को हटाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। प्रदर्शन कर रहे किसानों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि यह सब होने वाला है। शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया जाने लगा। अचानक कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि पुलिस कह रही है कि पहले ही उन लोगों को बता दिया गया था कि एक्शन होगा। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था, जैसे बड़े अपराधियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन चल रहा हो। किसानों को हटाने के बाद शुरू हुआ पंजाब पुलिस का बुलडोजर एक्शन। पंजाब पुलिस अपने साथ कई जेसीबी और बुलडोजर भी लेकर आई थी। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने कई टेंट और दूसरे स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। इसी में ये किसान पिछले 1 साल से रहकर आंदोलन कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने बुलडोजर से किसानों के सारे टेंट तोड़ दिए, वहां रखा सारा सामान तोड़ दिया, पंखा उतार दिया, एसी लगा हुआ था साहब, धाड़ 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 खत्म। किसानों ने टेंट में अपनी सुविधा के लिए पंखे लगाए, पंखों तक को पुलिस ने नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा भाई। तंबुओं में लगे किसानों के पोस्टर बैनर सब पुलिस ने हटा दिए। क्या हटा उसको? इन पोस्टरों में किसानों ने अपनी डिमांड लिखी हुई थी, पुलिस ने सब हटा दिया। पुलिस के बुलडोजर एक्शन से किसानों का बहुत नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों को यह नहीं पता था कि पंजाब सरकार ऐसा कुछ करने वाली है, ये किसान कह रहे हैं। किसानों का आरोप है कि पुलिस के एक्शन में एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक बार। रात नुकसान बहुत हुआ। उधर ट्रैली ट्रैक्टर उठा रहे थे ना ये, तो एक ट्रैली के साथ साइकिल आ रहा ज्यादा था, तो ट्रैली उसको अपने साथ ही गड़ीस के ले गई। मतलब चोट लगी उनको? चोट क्या, डेथ हो गई उसकी। हाँ, ऐसा काम किया। रात के 8 बजे की बात आई है। पंजाब में किसानों के साथ जो हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये किसानों के साथ बड़ा धोखा करार दिया जा रहा है। क्योंकि वो तो इस बेफिक्री में थे कि पंजाब में तो केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, वहां उनको कौन हटा सकता है। क्योंकि उनको तो लगता था कि केजरीवाल खुद कहते हैं कि मैं आपका सेवादार हूं। इन लोगों ने तो सपोर्ट किया भाई कि भाई पंजाब में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, किसानों का फायदा होगा। लेकिन इन किसानों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो केजरीवाल किसान आंदोलन के वक्त दिल्ली में वाईफाई लगवा रहे थे, वो पंजाब में अचानक इंटरनेट बंद कर देंगे। इसी मुगालते में किसान संगठन मात खा गए। आरोप है कि किसानों के आंदोलन पर अचानक एक्शन हो गया। आरोप है कि किसानों को पुलिस के आने की भनक तक नहीं लगी। किसानों से कोई बातचीत, कोई चर्चा नहीं, सीधे टेंट उखाड़ दिया गया, यह भी आरोप लग रहा है। पंजाब पुलिस पूरे लाव लश्कर और तैयारी के साथ आई थी। रात के अंधेरे में अचानक से हल्ला बोल दिया गया। यह एक्शन तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में मौजूद थे। जब पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस किसानों के टेंट उखाड़ रही थी, तब अरविंद केजरीवाल लुधियाना में थे और शंभू बॉर्डर लुधियाना से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब बॉर्डर पर झांकने भी नहीं गए कि किसानों के साथ रात के अंधेरे में क्या क्या हुआ। जबकि यही केजरीवाल दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की सेवा करने जाया करते थे। जब साल 2020 में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला था, तो यही केजरीवाल किसानों की सेवा करने पहुंच गए। खुद को किसानों के सेवादार बता रहे थे। आपको तब कि कैसे केजरीवाल किसानों के लिए अपना दिल निकाल कर रख देने को तैयार थे, उसकी एक याद दिलाता। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आज किसान मुसीबत में है। हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है। उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। यानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जब चल रहा था तो केजरीवाल बहुत खुश थे, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था। भाई टॉयलेट साफ है कि नहीं, पानी पहुंचा है कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, सब चेक कर रहे थे। उनका विधायक वहां सो जाता था किसानों के बीच में, कहते थे मैं किसानों का सेवादार हूं। इसीलिए किसान आरोप लगा रहे कि हमको बिना बताए टेंट उखड़वा दिया जी हमारा सेवादार ने। हालांकि पुलिस, पंजाब पुलिस कह रही कि बताया गया था, उनको चेतावनी दी गई थी कि एक्शन हो। केजरीवाल के विधायक और मंत्री कैसे रात भर किसानों के साथ डेरा जमाते थे, ये खुद केजरीवाल बता रहे थे। लेकिन पंजाब में केजरीवाल ने पूरी गुलाटी ही मार दी, पलटी नहीं, गुलाटी मार दी। इस बार ये कहा जा रहा है
किसान आंदोलन ये क्या होता है, पंजाब को इससे नुकसान हो रहा है, इसे बुलडोजर से हटवा दो, ये कह रहे हैं अब केजरीवाल के लोग कि नुकसान हो रहा है भाई अर्थव्यवस्था का, हटाओ इसको। गजब राजनीति है बॉस केजरीवाल जी की। रात में तो किसानों के प्रदर्शन को बुलडोजर से खत्म किया गया, जो कसर रह गई थी उसे सुबह पूरा कर दिया। किसानों के बचे खुचे टेंट और सामान को सुबह बुलडोजर से हटा दिया गया। बुलडोजर से किसानों का सामान हटाने के बाद शंभू बॉर्डर पर झाड़ू से सफाई भी करवा दी गई। बहुत गंदगी है, साफ करो साहब। केजरीवाल बेईमानों और भ्रष्टाचारियों पर झाड़ू चलाने की बात करके पॉलिटिक्स में आए थे। पंजाब में तो किसान आंदोलन पर ही केजरीवाल का झाड़ू चल गया। किसानों को हटाकर हाईवे को एकदम चकाचक कर दिया गया। जरा वहां से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इसको लेकर रिएक्शन क्या आ रहा है। अभी भी जो जेसीबी मशीन है, बुलडोजर है, वो यहाँ पर मौजूद है और बचे हुए जो शेड हैं, टेंट हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। आप देखिए सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें यहाँ के जो शेड है, लोहे का सामान है, पाइप है, उनको उठा के इसमें डाला जा रहा है ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको चलाया जा सके। सुबह से ही तमाम जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और पुलिस की तरफ से भी किसानों को कहा गया था कि अगर वो अपना सामान यहां से ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ये देखना चाहिए इस देश के किसानों को कि कोई अगर चाहे तो 2 मिनट में कैसे एक्शन हो जाता है। लेकिन जिन नरेंद्र मोदी के लिए इसी किसान आंदोलन में नारे लगते थे कि हाय हाय मोदी मर जा मोदी, वो नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया। सेवादार बन के घूम रहे थे जो लोग, उन्होंने टेंट उखड़वा दिए। यही है पॉलिटिक्स बॉस। किसानों का कहना है कि बैठक के लिए सरकार ने किसानों को बुलाया। जब किसान बैठक के लिए पहुंचे तो वहीं पर किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी हिरासत में लिया। कुल 100 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद शंभू बॉर्डर पर फोर्स जमा होने लगी। फिर पुलिस ने बुलडोजर से शंभू बॉर्डर खाली कराना शुरू किया। बुलडोजर एक्शन के बाद पंजाब सरकार और भगवंत मान से किसान भयंकर नाराज है। किसान कह रहे हैं कि भगवंत मान को चुनाव में 1 वोट नहीं पड़ेगा। लोग भगवंत मान को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, ये भी कह रहे हैं। देखिए किसान क्या कह रहे हैं गुस्से में। श्याम ने जी हमारी पहले तो जी मीटिंग बारे सारे किसान आगू बुला लिए, वहाँ भी सरकार के साथ मीटिंग है, वहाँ से हमारे वहीं किसान अरेस्ट कर लिए इन्होंने। उसके बाद रात को यहाँ बहुत फोर्स ले आई, हमने कहाँ से ले आई, उसके लेके हमारे पर से हमला बोलिया, इन्होंने धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने। ये भगवंत मान सरकार के वास्ते ठीक नहीं है, इसको जड़ पट दिया इन्हें भगवंत मान को। अगली बार इसको 1 वोट भी नहीं कोई देगा जिम्मेदार पंजाब में, छितर मारेंगे इसको, पिंड में नहीं बढ़ने देंगे इसको। यानी जिस शंभू बॉर्डर पर पिछले 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे, उसे पंजाब सरकार ने कुछ ही घंटों में खत्म करवा दिया। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जुलाई 2024 की है। तब इसी शंभू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ थी, लाइन से ट्रैक्टर खड़े थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। शंभू बॉर्डर खाली करा लिया गया, बुलडोजर से किसानों का सामान हटा दिया गया, हाईवे पर झाड़ू लग गया। पंजाब में किसानों पर हुए एक्शन से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, लोग कह रहे हैं, एक्सपोज हो गई। हालांकि एक सच यह भी है कि कोर्ट ने तो पहले ही ऑर्डर दिया था 2024 में जुलाई वगैरह में कि इसको खाली कराओ, लेकिन तब यह सब नहीं हुआ, अब हो रहा है। यही आम आदमी पार्टी और उसके नेता किसानों के लिए भर भर के आंसू बहाया करते थे। दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था तो भगवंत मान कहा करते थे कि किसानों से किस बात का डर भाई। लोग भगवंत मान का पुराना बयान अब वायरल कर रहे हैं। ये देश का अन्नदाता है, इनसे क्या खतरा है आपको? तो ये मैंने पंजाब सरकार को बोला है कि पंजाब सरकार वहां पे पंजाब की तरफ से बैठे, वहां पे कैंप ऑफिस हो, कोई दिक्कत आए, या जो पर्चे दर्ज हुए हैं, या लापता नौजवान है जो मिल नहीं रहे 26 की घटनाक्रम के बाद, उनके परिवारों को हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए, उनका केस लड़ा जाए, उनको लीगल एड दी जाए। तो ये यहाँ पे मते पास करने का कोई फायदा नहीं है। हम तो चलो साथ दे देंगे यहाँ पे, पर लेकिन लड़ना दिल्ली में पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के लाखों लोग वहां अपने आप को लाभार्थ महसूस कर रहे हैं। दिन की बात है। यही भगवंत मान तब मुख्यमंत्री नहीं थे, कहते थे कि बाप रे बाप, वहां दिल्ली में तो किसानों का साथ देना होगा। पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान ने किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए और उन सपनों को पैरों तले कुचल दिया। आप हैरान होंगे, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब किसान आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था। उसके पहले से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब के किसानों से बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश लागू कर देंगे और किसानों को उनकी लागत का 50% एक्स्ट्रा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि पंजाब की मंडियों में किसानों की फसल 24 घंटे के अंदर बिक जाया करेगी।
इसी तरह भगवंत मान भी पंजाब में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार से एमएसपी का बिल लाने की मांग करते थे, लेकिन पंजाब में भगवंत मान विपक्ष से सरकार में आए और सरकार चलाते हुए 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक इनमें से वादे जो है वो पूरे नहीं हुए, उल्टे आंदोलन कर रहे किसानों के तंबू उखाड़ दिए। पंजाब में केजरीवाल जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं उससे लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या केजरीवाल पंजाब में सरकार चला रहे हैं क्या। आप ये तस्वीरें देखिए, पंजाब में एक अस्पताल के उद्घाटन का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसमें केजरीवाल और भगवंत मान दोनों दिखते हैं। केजरीवाल इसमें आगे आगे चलते दिखते हैं और भगवंत मान पीछे खड़े दिखते हैं। अधिकारी भी भगवंत मान को नहीं बल्कि केजरीवाल को ब्रीफ कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये तस्वीर देखिए, सीएम पीछे, आगे केजरीवाल। लोग पूछ रहे हैं भाई कि केजरीवाल ना आज के डेट में मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना पार्षद हैं, कुछ नहीं है, तो भाई सीएम उनके पीछे क्यों चल रहा है। जो हालत पंजाब में फिलहाल भगवंत मान की दिख रही है, वैसी ही हालत लोगों को मनमोहन सिंह के जमाने की याद आ रही। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह हुआ करते थे, लेकिन असली पावर सोनिया गांधी के हाथ में होती थी। मनमोहन सिंह भी सोनिया गांधी के पीछे पीछे ही कई बार चलते दिखते थे। लोग ये तस्वीरें याद दिला रहे हैं कि भाई ये तो वही वाली हालत हो गई है क्या जो मनमोहन सिंह की थी, क्या वही हालत भगवंत मान की हो गई है। इसी वजह से ये चर्चा हो रही है कि क्या केजरीवाल ने भगवंत मान की सरकार का एक तरीके से इनडायरेक्ट टेक ओवर कर लिया, क्या सब कुछ केजरीवाल के कहने पे हो रहा है क्या। और वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो भगवंत मान के लिए परेशानी तो नहीं खड़ी कर देंगे। पंजाब में किसानों को जिस तरह से जबरन धरने से हटाया गया, आम आदमी पार्टी के नेता उस पर गजब का लॉजिक भी दे रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। आज आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं के पलटी मारने वाले बयान सुनाऊंगा, जैसे आतिशी जो दिल्ली में किसानों के आंदोलन पर पूरे जोश के साथ समर्थन में थी, किसानों की सेवा करती थी, बात करती थी, लेकिन पंजाब में किसान आंदोलन हटाने पर कह रही हैं कि भाई पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे। सुनिए एक बार आतिशी का यू टर्न, फिर संजय सिंह का यू टर्न दिखाता हूं। कार्यकर्ताओं की रहने वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। जहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे अभी हम हैं, शुरू से आम आदमी पार्टी द्वारा सेवा चल रही है किसानों की, चाहे खाना देना हो, पानी का इंतजाम हो, टॉयलेट्स का इंतजाम हो, उसी तरह से हमारी सेवा जारी रहेगी। कल भारत बंद में किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है? हमारा काम है सेवा करना किसानों की, और वही सेवा हमारी जारी रहेगी। क्या जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। भाई पब्लिक यही पूछ रही है कि जब पंजाब में किसान बॉर्डर पर बैठे तो अर्थव्यवस्था का नुकसान होने लगा, और जब 3 कृषि कानून को लेकर बैठे हुए थे, साल भर बैठे हुए थे, तब देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो रहा था। तब टॉयलेट साफ है कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, जरा चेक करके आते हैं। तब देश की अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी। अब पंजाब की अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है कि अरे नुकसान हो रहा है। बात सही कह रही है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब अपनी पे आई तब समझ में आता है, जब देश पर आई हुई थी तब समझ में नहीं आ रहा था, तब पॉलिटिक्स चल रही थी। इसी तरह से संजय सिंह को देखिए, जब दिल्ली में किसानों ने बॉर्डर जाम किए थे तो उसे ठीक बता रहे थे, पंजाब में जो बॉर्डर जाम किया तो संजय सिंह को यह ठीक नहीं लग रहा है। संजय सिंह का यू टर्न देखिए। ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। अगर पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, उनके कामों में कठिनाई आए, तो ये कहां तक उचित है, ये हमारे किसान भाई तय कर लें। एमएसपी की गारंटी दे सकती है केंद्र सरकार, और आप पंजाब के लोगों का काम बाधित कीजिए, पंजाब के लोगों का
रास्ता रोकिए, ये तो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। पॉलिटिक्स है बॉस, पॉलिटिक्स। किसान से मतलब नहीं है कौन मोदी के खिलाफ काम आ रहा है, कौन अब अपने खिलाफ जो है लगने लगा है। बस इतने भर का खेल है, तब और अब। इसी तरह से राकेश टिकैत हैं जो खुद को किसानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। किसानों के नाम पर बात बात पर बक्कल ताड़ देने की धमकी दिया करते थे, लेकिन पंजाब में बुलडोजर एक्शन हुआ तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए थी। वो कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी वाली निंदा ढूंढ के लाएंगे लोग, कड़ी निंदा। राकेश टिकैत की बातचीत का टोन ही बदल गया, अब बक्कल नहीं उतार रहे हैं। राकेश टिकैत को भी सुनिए, फिर अखिलेश यादव का भी डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुक लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च रोकेगा, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? क्या ना होगा यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। तोड़फोड़ करनी वो गलत है, आप उसको वैसे भी हटा सकते थे। लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते। नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान जा रहे हैं, बक्कल उतार देंगे जी। अब कह रहे हैं कि हटा देते, लेकिन बातचीत करके हटाते, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। अब इनको किसान को हटाने से भी दिक्कत नहीं हो रही है। यह है इन लोगों का असली चेहरा बॉस, पहचानिए। राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं, यह उनके बयानों से समझा जा सकता है। जिस मुद्दे पर राकेश टिकैत को बोलना चाहिए उस पर वो अल-बल करने लगते हैं, और जहां उनके बोलने का कोई मतलब नहीं वहां भविष्यवाणी करने लगते हैं। जैसे आप देखिए, राकेश टिकैत अब कह रहे हैं कि 2034 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे बॉस, 34 छोड़िए ना बॉस, अभी जो हो रहा है उस पर बयान दीजिए ना। राकेश टिकैत हो या आम आदमी पार्टी के नेता, इनके पुराने बयान आपको इसलिए सुनाए जिससे आप ये समझ सकें कि कैसे किसानों के नाम पर देश में राजनीति का खेल चलता है। इन नेताओं को किसानों से ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स की चिंता है, जो अब सबको दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो एजेंडा बनाया गया था वो पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है, और ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे जैसे पत्रकार जो आपको बताते थे कि नहीं यार, ये 3 कृषि कानून किसान के खिलाफ नहीं है, ये गेम चेंजर है, किसान को पावर देगा, कोई किसान की जमीन नहीं हड़प लेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इन बिलों में। तब नहीं समझ में आया लोगों को, अब समझ में आ रहा है कि कैसे उस वक्त भी पॉलिटिक्स हो रही होगी। अखिलेश यादव भी किसानों के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर माहौल बनाते थे, सड़क पे जाके प्रदर्शन करते थे बॉस। लेकिन पंजाब में किसानों पर बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। सुनिए, दिल्ली और पंजाब के किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का क्या अलग अलग स्टैंड दिखता है। सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। मैंने कहा कि हम धरने पे बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की लगातार चलती रहेगी। किसानों के हक में समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। मैं पूरी जानकारी करूंगा, लेकिन किसान के साथ कहीं भी कोई सरकार अन्याय नहीं करे। उनकी मांगों पर चर्चा हो, उनकी मांग कैसे पूरी हो उनको समझाया जाए। महाकुंभ में कौन गायब हो गया है, कौन गंगा में बहा दिया गया है, कौन कहां दफना दिया गया है, इनकी पार्टी के लोगों को सब याद पता चल जाता है। लेकिन पंजाब में बुलडोजर एक्शन रात में हो गया, इनको सुबह तक पता ही नहीं। अब सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन पर अचानक बुलडोजर चला क्यों? इन लोगों को तो देख लिया आपने, समझ में आ गया। अब बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी बताता हूं। किसान तो पिछले 1 साल से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगवंत मान सरकार ने एक्शन ले लिया। किसानों पर पंजाब सरकार ने बुलडोजर एक्शन क्यों लिया, इसकी 3 वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है, पहली बात जो चर्चा में कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में हार का डर था आम आदमी पार्टी को। आंदोलन से व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, हरियाणा में बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, यह भी तीसरी वजह बताई जा रही है। तो मतलब 3 फैक्टर हैं कि लुधियाना में जो उपचुनाव है उसमें व्यापारी नाराज थे, भाई उनका नुकसान हो रहा था, तो अगर ये किसान नहीं हटाए जाते तो व्यापारी वोट नहीं देता, वो उपचुनाव हार जाते। अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, सही बात है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना उठ रहा है कि भाई यही बात आपको देश के लेवल पे भी तो समझनी थी। और तीसरा कि भाई हरियाणा में जब इन किसानों ने बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया,
तो पंजाब में क्या ही पहुंचा लेंगे, फिर खत्म करो। सबसे बड़ी वजह लुधियाना उपचुनाव में हार का डर बताया जा रहा है। और जब आम आदमी पार्टी ने देखा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के बाद भी बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, उल्टा बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार में वापस आ गई, उसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि केजरीवाल और भगवंत मान ने भी सोचा कि किसानों के आगे क्या झुकना, इसका कोई असर तो है नहीं, तो खत्म करो, फिर राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करो। लुधियाना उपचुनाव का कनेक्शन केजरीवाल के राज्यसभा जाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फरवरी में दिल्ली चुनाव के नतीजे आए जिसमें आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई थी। तभी से यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए किसी सिटिंग राज्यसभा एमपी से इस्तीफा दिलवाना होगा और फिर उसको कहीं और बैठाना होगा। ऐसे में लुधियाना उपचुनाव सबसे सही मौका माना जा रहा है। लुधियाना उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन केजरीवाल ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को अपना कैंडिडेट बनाया है। संजीव अरोड़ा पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं। उपचुनाव जीतने के बाद संजीव अरोड़ा संसद से इस्तीफा देंगे। संजीव अरोड़ा की जगह कहा जा रहा है कि केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। ये अभी स्पेक्युलेशन है, यानी केजरीवाल अगर राज्यसभा जाना चाहते हैं तो उसके लिए लुधियाना पश्चिम का उपचुनाव बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बीजेपी भी यही बात कह रही है। लुधियाना उपचुनाव में जीत से केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, यह बीजेपी का कहना है। लेकिन लुधियाना का व्यापारी वर्ग किसान आंदोलन से नाराज था। व्यापारियों ने कहा कि आंदोलन से बहुत नुकसान हो रहा है, अगर ऐसे ही घाटा होता रहा तो उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट ही नहीं देंगे। इसी वजह से पंजाब सरकार ने किसानों का आंदोलन खत्म करवा दिया। बीजेपी के मुताबिक यानी केजरीवाल के राज्यसभा प्लान में सबसे बड़ी रुकावट किसान आंदोलन थी, ये बीजेपी कह रही है। अगर उपचुनाव में संजीव अरोड़ा हार जाते तो शायद वो राज्यसभा से इस्तीफा भी नहीं देते और दिया देंगे, और अगर संजीव अरोड़ा सीट छोड़ेंगे नहीं तो फिर केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे कैसे, ये बीजेपी पूछ रही है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने अपने राज्यसभा के सपने को पूरा करने के लिए किसानों के आंदोलन पर बुलडोजर चलवा दिया। सुनिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। क्योंकि केजरीवाल ने राज्यसभा का एमपी बनना, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, यही बात आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल भी कह रही। स्वाति मालीवाल ने कहा कि किसानों पर देर रात हुए अत्याचार का मकसद हाईवे खुलवाना नहीं, केजरीवाल जी के लिए राज्यसभा का रास्ता खोलने का है। लगता है ऐसा करने से लुधियाना का व्यापारी खुश होगा, चुनाव जीतेंगे, अरोड़ा जी की राज्यसभा सीट खाली होगी। पंजाब में किसानों का मुद्दा संवेदनशील है, इसलिए किसानों पर एक्शन होते ही कांग्रेस एक्टिव हुई। पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद में इस एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को घेरा। आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर पंजाब सरकार ने यह एक्शन लिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कुछ बोला है या नहीं बोला है। देखो, ये बड़ा धोखा हुआ है किसानों के साथ। मांग केंद्र सरकार से थी, हमने जब कांग्रेस की सरकार थी हमने उनको दिल्ली बॉर्डर तक छोड़ के गए। आज पंजाब की सरकार पंजाब बॉर्डर पे ही किसानों की, पंजाब के किसानों की सुरक्षा नहीं कर सकती। और रात के अंधेरे में ऑपरेशन क्यों किया है, अब दिन में क्यों नहीं करते? आपने इंटरनेट की सुविधाएं बंद क्यों की है? पता चलना चाहिए देश के लोगों को कि आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आपने उनके बालों से पकड़ पकड़ के पगड़ियां उतार उतार कर बसों में चढ़ा दिए, इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी, मीडिया वालों को भगा दिया। रात के अंधेरे में क्यों ऑपरेशन, दिन में क्यों नहीं? 1.5 साल से बैठे हैं, आज क्यों आपको याद आई? क्योंकि अमित शाह जी ने आपको कह दिया है कि भैया ये करो, नहीं तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। यानी कांग्रेस नया एंगल ले आई कि यह सारा काम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अमित शाह से सेटिंग करके की। हालांकि आज जब संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तब नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पंजाब के कांग्रेस सांसदों के पास पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ कुछ बातचीत की और फिर वहां से चले गए। किसानों के मुद्दे पर अक्सर मोदी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी ने भी पंजाब के किसानों पर हुए एक्शन पर अपना मुंह सिल लिया, कुछ नहीं बोले और चले गए। जबकि आप राहुल गांधी की पुरानी तस्वीरें देखिए, दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के समर्थन में वो ट्रैक्टर चला रहे थे भाई साहब। आज जब पंजाब में किसानों को हटाया गया तो एक लफ्ज नहीं बोले राहुल गांधी। पंजाब में किसानों के साथ जो हुआ उसे सबने देखा, कैसे केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब पलट गए बॉस। ये भी सबने देखा। और ये सब पहली बार नहीं है कि जब ये इस तरह से दो तरह की बातें करते दिख रहे हैं। इस तरह बुलडोजर एक्शन को लेकर भी इंडी गठबंधन सीएम योगी को कोसता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तो 2 साल पहले बुलडोजर आहुति यज्ञ कर रहे थे।
यूपी में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का इस तरह विरोध कर रहे थे, लेकिन जब पंजाब में भगवंत मान सरकार बुलडोजर एक्शन करने लगी ड्रग माफिया पर, तो आम आदमी पार्टी के नेता बाबा ही लूट रहे। सुनिए यूपी में बुलडोजर एक्शन पर केजरीवाल के लोग क्या कहते थे, और अब पंजाब में जब ड्रग माफिया पर बुलडोजर चलने लगा तो अब इनके सुर क्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा, बुलडोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर थे, जिनसे लोग घबराते थे, कांपते थे, जिनसे लोग, आज उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। टीवी के सामने बैठ के लोग जब उनके घर बुलडोजर से टूटते हुए देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोग रो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो यह पाठशाला का पहला चैप्टर था जो आपको बता रहा था कि इस देश में किसान, पहलवान, अग्निवीर का जवान, मुसलमान कैसे हथियार हैं कुछ नेताओं के लिए। समझिए पाठशाला में अगली क्लास। औरंगजेब प्रेमियों पर योगी फडणवीस का डबल अटैक, नागपुर से यूपी तक बवाल मच गया। किसने योगी सरकार को चैलेंज दे दिया कि अगर रोका तो जंग छिड़ जाएगी। नागपुर में दंगाइयों के राज खुलने लगे क्या। पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या कनेक्शन निकल आया नागपुर हिंसा का, अब इसका चैप्टर। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले, आक्रांताओं के नाम के जयकारे लगाने वाले, आक्रांताओं की याद में मेला सजाने वाले और औरंगजेब की कब्र को बचाने की मुहिम छेड़ने वालों के अब अच्छे दिन लद गए, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है जिसमें ना सनातन छूटेगा और ना देश और सनातन के खिलाफ जाने वाले छोड़े जाएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी तो इस काम में पहले ही लग चुकी थी। अब इस मुहिम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो गई। औरंगजेब प्रेमियों पर योगी और फडणवीस के डबल अटैक ने नागपुर से यूपी तक बवाल मचा रखा है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने सनातन के सम्मान के लिए साफ साफ लकीर खींच दी है, कह दिया है कि जो भारत को लूटने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी आक्रांताओं के नाम पर दंगे करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी और देवेंद्र फडणवीस को यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक औरंगजेब और महमूद गजनवी जैसे क्रूर आक्रांताओं के समर्थन में कुछ लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार को आक्रांताओं की याद में लगने वाले मेले लगाने से रोकने पर जंग छिड़ने का चैलेंज दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए बवाल हो रहा है। पहले इस दोनों ही जगह जो बवाल हो रहा है उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको नागपुर हिंसा के पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन पर हुए बड़े खुलासे की भी बात बताऊंगा। पुलिस के खिलाफ में जो पत्थरबाजी हुई उसको ग्लोरीफाई किया गया है। मैं भी आऊंगा और मेरा बेटा भी आएगा उस औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिटाने। मेला यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, रोक लगाएगा तो बहुत ज्यादा जंग हो जाएगी यहाँ पे। नहीं, ये तो मेला लगेगा, हमेशा लगेगा। कोई मेला के लिए कोई रोक भी नहीं सकता। ये मेला यहाँ कोई रोक नहीं सकता। मुरादी मेला ये है, इस वजह से कोई रोक नहीं सकता है मेला। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल आक्रांता की कब्र हटाने की जो मांग उठी उसकी गूंज अब यूपी तक पहुंच चुकी है। यूपी में संभल से लेकर बहराइच तक महमूद गजनवी के सेनापति सालार गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग हो रही। तो मेरठ में औरंगजेब के वजीर रहे अबू मोहम्मद खान की कब्र हटाने की मांग उठी है।
योगी सरकार ने विरोध के बाद जब संभल में प्रशासन ने सालार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला उस पर रोक लगाई, तो उसके बाद भदोही, जौनपुर, बहराइच समेत यूपी के कई शहरों में इन आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेले को रोकने की मांग जोर पकड़ने लगी। सालार मसूद गाजी की याद में किए जाने वाले आयोजनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सालार गाजी को संत मानने वाले समर्थक कह रहे हैं कि अगर नेजा मेले पर रोक लगाई तो बहुत जंग हो जाएगी, जंग। बहराइच में जब नेजा मेले पर रोक लगाने की मांग हुई तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये वही लोग हैं जो इतिहास में दर्ज लुटेरे और दरिंदे सैयद सालार को हीरो मानते हैं। ऐसे ही लोगों को टाइट करने के लिए आज सीएम योगी खुद बहराइच पहुंचे, जहां सालार मेले के नाम पर संभल जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज सीएम योगी ने दो टूक कह दिया कि जो भी आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा उसको एंटी नेशनल, देशद्रोही माना जाएगा और नए भारत में ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुनिए सीएम योगी ने क्या चेतावनी दी है। उसके बाद बहराइच में सालार गाजी के मजार के नीचे सनातन का कौन सा सबूत दबा है, यह भी बताऊंगा। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। जब सालार गाजी की मजार पर लगने वाले मेले पर रोक की बात शुरू हुई तो कट्टर गैंग के यही लोग एक्टिव हुए। अब तो बहराइच का गाजी फैन क्लब खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि अगर बहराइच में नेजा मेला रोका गया तो जंग छिड़ जाएगी। सुनिए सालार के समर्थक क्या कह रहे हैं। हमारे बचपन से मेला लग रहा है, मेला यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, रोक लगाएगा तो बहुत ज्यादा जंग हो जाएगी यहाँ पे। हमारे बचपन से, मेरे पापा के बचपन से यहाँ पर मेला लग रहा है। अगर कोई रोब या कोई आरोप लगाएगा तो यहाँ पे एक जंग छिड़ जाएगी। हर साल मेला लग रहा है और लगता आ रहा है, लगा ऐसे ही लगेगा। मेला कहाँ मेला रोकने की मांग करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरा खिलाफ हो जाएगा। मेरा दरगाह पूरा हमला कर देगा जो आएगा ये बात करने के लिए है। मेला यहाँ कोई रोक नहीं सकता, मुरादी मेला ये है, इस वजह से कोई रोक नहीं सकता है। मेला कितना भी तंगी कर रहे हैं, कितना भी गाड़ी रोक रहे हैं, कितना आदमी परेशान भी हो जाता है, तब भी मेला आता है। मंत्री जी ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर, उनका कहना है कि मेला क्यों बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मेला तो यहाँ लगेगा, मेला नहीं रोक सकते हैं। आप कह रहे हैं बहराइच में भी मेला नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये तो मेला लगेगा, हमेशा लगेगा। कोई मेला के लिए कोई रोक भी नहीं सकता। ये मेला ये गाजी सरकार का हिस्सा है। क्रूर सालार गाजी को ये लोग लेकर इतने सेंटिमेंटल हैं कि कह रहे हैं कि मतलब चैलेंज दे रहे हैं योगी सरकार को कि कोई रोक नहीं सकता, जंग छिड़ जाएगी अगर रोका तो। सीएम योगी का यह बयान जो अभी आपको पहले इसके सुनाया था वो तब आया था जब संभल के बाद सालार मसूद गाजी को लेकर बहराइच में भी माहौल बनाने की कोशिशें हो रही। लेकिन यहां पर विरोध करने वालों का दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि बहराइच में दबा हुआ सनातन का इतिहास संभल की तरह ही बाहर आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सालार गाजी की मजार के नीचे सूर्य कुंड है। पहले सूर्य कुंड के नाम पर ही मेला लगता था, जिसे नेजा मेले के तौर पर प्रचारित किया गया। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने सूर्य कुंड को अपनी आंखों से देखा है, जिसे पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में ढकवा दिया गया था। सुनिए स्थानीय लोग सूर्य कुंड को लेकर क्या दावा कर रहे हैं, फिर सैयद सालार गाजी को लेकर क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है वो दिखाता हूं। सूर्य कुंड हुआ करता था, सूर्य मंदिर हुआ करता था, जिसको पाट कर 12वीं शताब्दी में दरगाह बनाई गई। अच्छा, पूर्व सनातन काल से अनंत काल से यहाँ मेला लग रहा सूर्य मंदिर का, उसको दरगाह का नाम दिया गया है। तो ये समाज हमारा आज आक्रांता का, लुटेरे का मान मर्दन नहीं करेगा। ठीक है, हमारा जो अपना है हम उसका सम्मान करेंगे। सूर्य कुंड था और है,
और वहाँ पर आज भी जो मेला लगता है वो रविवार के दिन लगता है। और हमारे रविवार जो है सूर्य का दिन है रविवार, और उसी दिन मेला लगता है। वहाँ मतलब मस्तूद गाजी का कोई औचित्य ही नहीं है। हम आते हैं सूर्य की आस्था को लेकर के आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमको परिवर्तित कर दिया जाता है, हमारे दिमाग हमको मजाक दिखा दी जाती है। अब पाटा गया है, ये 10, 20, 50 सालों में किया गया है। ये किस सरकार के दौरान पाटा गया? ये समाजवादी सरकार के दौरान किया गया। अखिलेश सरकार के दौरान नहीं, मुलायम सिंह की सरकार से शुरू हुआ, अखिलेश सरकार तक लगातार आया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने आक्रांताओं के समर्थकों को लेकर माहौल टाइट कर दिया, तो नागपुर में दंगाइयों को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी फायर मोड में। दंगाइयों पर देशद्रोह का केस दर्ज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नागपुर हिंसा की जांच तेज हो रही है, पुलिस के हाथ ऐसे ऐसे सबूत लग रहे हैं जिसमें नागपुर हिंसा के बांग्लादेश और पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश हो रहा है। जांच में पता चला है कि बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों ने नागपुर में हुए दंगों को भड़काने के लिए कई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल की। नागपुर हिंसा के बाद भी बांग्लादेश के आईपी एड्रेस से कई भड़काऊ पोस्ट वायरल हुए। अब यह भी समझिए कि पुलिस को नागपुर हिंसा में बांग्लादेश और पाकिस्तान के कनेक्शन का पता चला कैसे। दरअसल जब नागपुर पुलिस ने नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की फेसबुक आईडी को खंगाला, तो पता चला कि उसने कई बांग्लादेश और पाकिस्तान के अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ। जिसके बाद पुलिस ने इसी एंगल पर जांच आगे बढ़ाई, तो पता चला कि नागपुर हिंसा को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर कई नए अकाउंट्स बनाए गए, उनसे भड़काऊ पोस्ट किए गए। ऐसा ही एक फेसबुक पेज नवाज खान पठान नाम से चल रहा, जिससे एक पोस्ट की गई, रो मत, ये हमारा समय है, अभी तो सिर्फ अटैक किया, अगली बार तुम्हारे घर से औरतों को उठाकर ले जाएंगे हम, रेडी रखना अपनी औरतों को, यह लिखा जा रहा है पोस्ट। इस पोस्ट की शुरुआत में जो शब्द लिखा है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारतीयों को अपमानित करने के लिए करते हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि यह पोस्ट बांग्लादेश से अपलोड की गई, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। तो यह सब कुछ अब सामने आ रहा है। नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन मिलने के बाद आरोपियों पर अब सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। नागपुर पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। फहीम खान पर भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। फहीम खान के अलावा 50 और आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब तक हिंसा वाले इलाके से 600 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद नागपुर हिंसा की जांच में जुटी 18 टीमें अब तक 200 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान कर चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी 200 से ज्यादा पोस्ट की पहचान हुई है, जिनके जरिए नागपुर को सुलगाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यह सारा काम जो है वो पूरे ताबड़तोड़ तरीके से हो रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, बॉयफ्रेंड से पति के 15 टुकड़े करवाने वाली पत्नी का तंत्र मंत्र वाला क्या एंगल निकल आया। मर्डर, ब्लैक मैजिक और मिस्ट्री के बीच फंसे कातिल बॉयफ्रेंड और पत्नी को किसने कोर्ट में पीट डाला, अब इसका चैप्टर। आज पूरे देश को मेरठ के मर्डर कांड ने हिलाकर रख दिया। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले तो पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े करके 15 टुकड़े अपने पति के लाश के किए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और ठिकाने लगा दिए। इसके बाद पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूड फ्रेश करने, पति को मारने के बाद मूड फ्रेश करने मेरठ से मनाली चली गई, ताकि बर्फीली वादियों में पति के मर्डर को भुलाया जा सके। दरअसल इस मर्डर के 3 किरदार हैं, जिसमें पहला किरदार है सौरभ, जिसका मर्डर हुआ है। दूसरा किरदार है सौरभ की पत्नी मुस्कान, जिस पर इस मर्डर का आरोप है। और तीसरा किरदार है साहिल, जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल की मदद से ही अपने पति का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाकर घूमने चली गई। इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस के बाद पब्लिक इतने गुस्से में है कि जब आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में मौजूद वकीलों ने इनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मेरठ की मिस्ट्री की एक झलक दिखाता हूं। इसमें तंत्र मंत्र का एंगल कहां से आ रहा है यह बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ये देखिए। तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था
लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम राम कुछ नहीं, कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी। पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। रिश्तों में बेवफाई के आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इस मर्डर केस ने सबको हिला कर रख दिया। क्योंकि जिस मुस्कान की खातिर सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की, सौरभ ने मुस्कान के लिए अपने परिवार और उनकी संपत्ति को छोड़ दिया, उसी मुस्कान ने सौरभ का बड़ी बेरहमी से गला काट डाला। इस मर्डर को लेकर पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। आज जब पुलिस मुस्कान और साहिल को मेरठ कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची तो उस दौरान इन लोगों की पिटाई कर दी वहां वकीलों ने। आरोपियों का कोर्टरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे वकील, और जैसे ही पहले साहिल बाहर आया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। जैसे जहां मौका लगा वहां साहिल को ठोक दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को बचाया और फिर थाने लेकर गई। जरा तस्वीरें देखिए। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि अगर मुस्कान चाहती तो अपने पति सौरभ को तलाक देकर साहिल से रिश्ता जोड़ सकती थी, लेकिन उसने सौरभ को छोड़ने की बजाय उसे बेरहमी से मार दिया। दरअसल 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी के बाद मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को अपने घर बुलाया। पहले से तय प्लानिंग के तहत साहिल एक तेज धार वाला चाकू और उस तरह लेकर आया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के सीने में ताबड़तोड़ वार किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को बाथरूम में लेकर गए, जहां गला काटने के बाद लाश के 15 टुकड़े किए। अगले दिन यानी 5 मार्च को दोनों बाजार गए और वहां से एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद के लाए। सौरभ के शव को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट और रेत डालकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया। इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद दोनों शिमला मनाली घूमने चले। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल शिमला से वापस लौट आए और 18 मार्च को पकड़े गए। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सौरभ को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान उसके मर्डर की प्लानिंग कर सकती है। हालांकि मुस्कान के दोस्त साहिल को लेकर दोनों में कभी कभी बहस हो जाती थी, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत आएगी कि पत्नी मार देगी, यह सौरभ ने नहीं सोचा था। पत्नी मुस्कान के साथ किस तरह वो खुश था, इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया। यह सौरभ और मुस्कान की बेटी के बर्थडे का वीडियो है। मर्डर से 4 दिन पहले पूरा परिवार बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। यही पत्नी पति के साथ नाच रही थी मर्डर करने के 4 दिन पहले। सोचिए क्या ही औरत है, 4 दिन बाद पति का मर्डर करने वाली है और 4 दिन पहले ऐसे नाच रही है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि भाई क्या मतलब कोई ऐसा कर सकता है कि 4 दिन बाद पति को मारना है और उसके पहले आराम से उसके साथ नाच रही है। हालांकि अब इस हत्याकांड में एक के बाद एक नया रहस्य जो है वो खुलता जा रहा है। अब इसमें तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ गया है। साहिल दैवीय शक्ति में भरोसा करता था जिसने मर्डर किया, ये बॉयफ्रेंड। पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो पुलिस हैरान रह गई। साहिल के कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र की क्रिया से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें मिली, स्केचेस बने हुए थे। साहिल के कमरे की दीवारों पर भगवान शिव और गणेश जी की पेंटिंग्स के साथ लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह भी मिले। जरा वो वाली तस्वीर भी दिखाई, ये तो शिव जी की तस्वीर है। वो तंत्र मंत्र, ये देखिए, ये तस्वीर देख के जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या ही चल रहा था। लेकिन एक पेंटिंग देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। साहिल ने अपने कमरे की दीवार पर एक शैतान की पेंटिंग बनाई हुई थी, जो काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। अब तक की जांच में यह एंगल सामने आया है कि साहिल आत्माओं से बात करता था। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर साहिल ने शैतान की पेंटिंग क्यों बनाई। साहिल की मनगढ़ंत कहानी है ये, या इस पेंटिंग के जरिए साहिल कोई तंत्र मंत्र करता था। साहिल के कमरे में पुलिस को एक बिल्ली भी मिली है। बताया जा रहा है कि यह साहिल की पालतू बिल्ली है। अक्सर जादू टोना करने वाले लोग बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, यह कहा जाता है। इसलिए पुलिस को शक है कि साहिल काला जादू करता था और तांत्रिक या अघोरी बनना चाहता। पुलिस कह रही है कि मुस्कान जानती थी कि साहिल अंधविश्वासी है। इसी बात का फायदा उसने उठाया। और आगे बढ़ने से पहले आपको साहिल के कमरे में लेकर चलता हूं, जहां से हमारे रिपोर्टर अनुज मिश्रा ने हैरान करने वाली रिपोर्ट भेजी। इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए।
सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नजर इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि साहिल और मुस्कान नशे के आदी थे, दोनों हर तरह का नशा करते थे। पुलिस जब साहिल के कमरे की तलाशी लेने पहुंची तो वहां कई तरह के नशे के सामान भी मिले। इसी नशे की वजह से मुस्कान और साहिल की दोस्ती पक्की होती चली गई और उसने धीरे धीरे साहिल को इस मर्डर के लिए तैयार कर लिया, कहा जा रहा है। मुस्कान साहिल को बताती थी कि उसे दिव्य और पारलौकिक शक्तियों का आभास होता है। मुस्कान साहिल को भगवान शिव की तरह और अपने आप को पार्वती की तरह बताती थी। मुस्कान ने ही साहिल को कहा था कि देवी मां ने खुद उसे सौरभ का वध करने के लिए कहा। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मर चुकी मां के नाम से एक आईडी बनाई थी, जिससे मुस्कान खुद को मैसेज भेजती थी, जिसे दिखाकर मुस्कान साहिल को कहती थी कि वो उसकी मां की आत्मा से बात करती है। इसी बात का फायदा उठाकर मुस्कान ने साहिल को मर्डर के लिए तैयार कर दिया। यानी अजीब अजीब बातें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं और ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीजें और स्पष्ट होंगी। फिलहाल एक छोटे